लेक्चर 7। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सो एग्जाम्पल 13 में हमें क्या दिया है कि हमारे पास एक मेटल सीट है और इसमें जो करंट है, डॉट है ना, क्रॉस है, जो भी रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, डॉट या क्रॉस कुछ भी हो। तो इसमें जो है वो करंट जो है वो फ्लो कर रहा है इस टाइप से, और हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट पी, जिसका डिस्टेंस जो है वो एक्स है फ्रॉम सी, और इसका थिकनेस इज गोइंग टू बी जस्ट सी, और ये इधर में इंफिनिटी तक जा रहा है, इधर में इंफिनिटी तक जा रहा है। और बोल रहा है कि सीट के कारण इसमें स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है कैसा है ये सीट कुछ इस टाइप का है। थ्री डी स्ट्रक्चर क्लियर है। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको है जो दिखलाया गया है। तो ऐसा सीट है हमारा, और इस सीट के टॉप सरफेस पे यहाँ पॉइंट पी है। यहाँ पे आपको जो है वो निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहले जैसा मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, यदि हम एम्पियर्स लॉ की बात करें तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यही होता है ना एम्पियर्स लॉ। यस सर। तो लूप तो हम डिसाइड करेंगे, तो हमारे पास एक जो टास्क बचता है वो टास्क बचता है कि बी का डायरेक्शन क्या होगा जो हम लूप बनाएंगे। मैं फिर से डायग्राम को बना रहा हूँ, क्योंकि ऊपर में उस डायग्राम पे बात करना सही नहीं होगा, आपको फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। फिजिकल स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, क्या है कैसा है सीट। Yes, sir. यस सर। So as a seat है, so this is going to be extended up to infinity and this is also up to infinity. So this is an infinite seat in this way. अब इसके कारण हमें किसी पॉइंट पे मान लिया कि ये चार्ज है, तो यहाँ पे ये करंट स्ट्रिप है। सो दिस इज द पॉइंट पी, और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस एक्स। सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। सो मैं पहले यहाँ पे क्या करूँगा, एक एम्पीरियन लूप बनाऊंगा, और उस एम्पीरियन लूप के बेस पे और उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सो इन जनरल कभी भी आप डिसाइड करते हो ना एम्पीरियन लूप, सो आपको सिंपलेस्ट आपको चाहिए, ताकि आपका जो इंटीग्रेशन है वो काफी आराम से कर सको। तो मैं यहाँ पे जो है वो डिसाइड करूंगा कि हमारा एम्पीरियन लूप क्या हो, एक रेक्टेंगल, और वो सिमेट्रिक भी हो, उसमें ऐसा जो है एम्पीरियन लूप मैं डिसाइड करता हूँ। देखो सिमेट्रिक है क्या, ये पॉइंट पी है तो ये भी पॉइंट पी है। तो ऐसा एक Yes, हमने sir. एम्पीरियन लूप बना लिया। अब बात है कि मुझे चार लाइन पे कैलकुलेट करना होगा, इस लाइन पे कैलकुलेट करना होगा, इस लाइन पे, इस लाइन पे और इस लाइन पे। तो मैं पहले इसमें लूप का डायरेक्शन को डिसाइड कर लेता हूँ, मैं ऐसे ही डिसाइड कर लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, या आप आपके चॉइस पे है, आप कैसे इसको डिसाइड करते हो। आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है। Yes, sir. तो ऐसा हमने ले लिया। अब बात आती है कि यहाँ पे बी का डायरेक्शन क्या होगा, तभी तो हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, क्योंकि डीएल यदि हम यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं, सो डीएल इज इन दिस डायरेक्शन, वी नो द डायरेक्शन ऑफ डीएल। जैसा नो, इसमें जो डीएल है, इस डीएल का डायरेक्शन हमें पता है, इस पॉइंट पे हमें बी का डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा देखते हैं। तो इस दो सिमेट्रिक चार्ज है, मैंने यहाँ पे जो गोला बनाया है, चार्ज बोल रहा हूँ, करंट, दो सिंगल करंट हमने ले लिया है यहाँ से सेम डिस्टेंस पे। इसके कारण हम यहाँ पे देखें, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। हाँ जी, क्या इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, नहीं इधर नहीं होगा। ठीक। डॉट के कारण, डॉट के कारण कहीं पे कैसे होता है,
तो करंट यदि ऊपर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, तो आप कैसे घूम रहे हो? इस डायरेक्शन में घूम रहे हो ना, Yes, sir. ठीक है। So this is the direction of B, right hand screw rule। Yes, sir. मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये डायरेक्शन ऐसा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? यहाँ पे ऊपर में कैसा होगा? क्रॉस या डॉट। यहाँ पे और यहाँ पे यदि करंट का डायरेक्शन ये होता है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है ताकि ऐसे घूमो तो स्क्रू का मूवमेंट आई के डायरेक्शन में बदलाया था डायरेक्शन। तो इसमें कैसा होगा? कुछ इस टाइप का होगा, यदि आप लोग को याद होगा डायरेक्शन को। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगा और यहाँ पे Cross. क्रॉस होगा। ये सारा डिस्कस किए हुए हैं ना। Yes, तो sir. उसी बेसिस पे यहाँ पे इस करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पे बी फील्ड इधर होगा, और इसके कारण देखो तो क्या इधर होगा। और चूंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, लेट्स से दिस इज आल्सो बी, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। Yes, sir. अब इन दोनों का कंपोनेंट लें तो दोनों का एक कंपोनेंट, एक एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक इसका कंपोनेंट नीचे आएगा और इसका कंपोनेंट ऊपर जाएगा। सो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? वर्टिकल वाले Cancel एक out. दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो हमारे पास नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा? क्या इस डायरेक्शन में होगा? बी। वी डोंट नो द मैग्नीट्यूड। Yes, sir. हम लोग केवल और केवल डायरेक्शन अभी हम लोग आइडेंटिफाई करें कि डायरेक्शन क्या होगा। क्या इस पॉइंट पे भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा? बी का डायरेक्शन इधर होगा। Yes, sir. अब जब चूंकि हम नीचे आ रहे हैं, सो नीचे में इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। नीचे में इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा, और यहाँ पे इधर होगा। यहाँ पे बी का डायरेक्शन इधर होगा। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. तो बी का डायरेक्शन क्लियर हो गया। Yes, sir. और मान लिया कि ये लेंथ जो है वो एल है, मान लेते हैं। मामले में क्या है? कोई तकलीफ? No, sir. अब नाम लेते हैं ए बी सी डी। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एम्पियर्स लॉ में इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। तो इसको मैं चार सेक्शन में, क्योंकि चार लाइन है ना, तो लूप कंप्लीट करने के लिए हमें चार सेक्शन में बांटना होगा। तो इसको क्या लिखेंगे? बी डॉट डी एल फॉर द पाथ ए बी प्लस बी डॉट डी एल फॉर द पाथ बी सी प्लस बी डॉट डी एल फॉर द पाथ सी डी प्लस बी डॉट डी एल फॉर द पाथ जी ए। यस और नो? Yes, sir. Yes, हाँ जी। और चूंकि ये भी डिस्टेंस आपका x है, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा, इस पॉइंट बी पे जो मैग्नीट्यूड होगा वही इस लाइन पे भी होगा, क्योंकि इक्वी Yes, डिस्टेंस है sir. ना, सिमेट्रिकल है। तो जितना ऊपर में होगा केवल डायरेक्शन अलग होगा। देखो इसमें डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है और यहाँ पे डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। तो केवल डायरेक्शन आपका चेंज होता है, बट क्योंकि डिस्टेंस आपका इस सीट से सेम है, तो नीचे में मैग्नीट्यूड भी आपका क्या होगा? सेम ही होगा। क्लियर? yes, sir. तो यदि हम ए बी में बात करें, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल? देखो बी इस डायरेक्शन में है, डी एल किस डायरेक्शन में? वो भी इसी डायरेक्शन में। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल? 0 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। व्हाट इज दिस Yes, वैल्यू? sir. सिंपली बी इंटू डी एल प्लस व्हाट इज बी डॉट डी एल इन द फॉर द पाथ बी सी? सो बी सी, डी एल किधर है? डी एल ये वाला हो जाएगा, क्योंकि हम लोग किधर मूव कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना। तो कोई एलिमेंट लेंगे यदि हम डी एल, तो डी एल हमारा नीचे की तरफ होगा। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल? 90 degree. 90 डिग्री। व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट?
zero, 0 प्लस बी डॉट डी एल। देखो हमारा बी किधर मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी एल and this is the direction of B. So what is the angle between B and DL again? It is simply 0 degree. So this is BDL. So let me write the name CD and AB plus DA. DA में भी जाओगे. So this is the direction of B, and since we are moving in this direction, so in element, so this is the direction of DL. So what is the angle between B and DL? Again, this is going to be 90 degree. So this value is going to be 0. किसी को कोई तकलीफ? no sir, अब बी डॉट डी एल में इस लाइन पे तो आपका बी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सो बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सिंपली बी इंटू एल, इसका भी सेम हो जाएगा बी इंटू एल। यस और नो? Yes, तो sir. क्लियर है? yes sir, सो दिस वैल्यू वी हैव इज 2 बी एल। ये हमको क्या मिल गया? एम्पियर्स लॉ का लेफ्ट पार्ट मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आई क्या होता है? इंक्लोज। तो इस लूप के अंदर में कितना करंट हमारा इंक्लोज है? तो इसका हमने लेंथ कितना माना है? एल, है ना? और हमारे सवाल में क्या दिया हुआ है? आपके सवाल यदि पढ़ा तो सवाल में एक मैं सवाल पे आ जाता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। द करेंट इन द स्ट्रिप ऑफ विड्थ डी एल इज के डी एल। यदि यहाँ पे मैं डी एल विड्थ लेता हूँ तो इसमें करंट कितना होगा इस लेंथ में? के डी एल। यदि मैं यहाँ पे एल लेंथ लेता हूँ तो इसमें करंट कितना हो जाएगा? के इंटू एल। कोई दिक्कत No, sir. नहीं ना? तो मैं डायरेक्ट क्या एम्पियर्स लॉ लगाऊं? डायरेक्ट एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा? लेफ्ट साइड में लिखूंगा 2BL, 2BL is equal to mu naught K times L. Yes or no? कोई Yes, दिक्कत sir. किसी को? no So sir, this L and this L is going to be cancelled out, and we are going to left with B is equal to mu naught K by 2. कोई दिक्कत किसी को? no sir, K DL है कि K DI है? The current in the strip of width DL is K DL. आप देख सकते हो आंसर क्या है आपका। आ गया सेम, mu naught K by Yes, sir. 2। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट तय करना है। नोट दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। कहने का मतलब ये है कि आपका पॉइंट यहाँ पे हो, 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 कहीं भी हो, एवरीवेयर यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ बी एज बी नॉट के बाय 2, राइट? क्योंकि ये एक्स से इंडिपेंडेंट है, इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द एक्स वेयर योर पॉइंट इज। बातें क्लियर है सबको? yes sir, Good. और ये कैविटी वाला सवाल है कि आपका एक ऐसा सिलेंडर है, सिलेंडर में एक कैविटी, और इसके कारण आपको 3 केस दिया होगा। R इज ग्रेटर देन R1। तो इसके एक्सिस पे कहीं पे भी पॉइंट है, दिस इज स्मॉल r, तो इस पॉइंट P पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद बोल रहा है कि R इज लेस देन R1 ऑन द एक्स एक्सिस टुवर्ड्स लेफ्ट। मतलब यहाँ पे अंदर में है, बट ये यहाँ पे निकालना है। सो सेकंड केस ये है, व्हेन पॉइंट इज इन द कैविटी। तीसरा केस बोल रहा है कि कैविटी में कोई पॉइंट हो। तो ये तीसरा केस। इन 3 केसेस में आपको जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे जो करंट है
A cylinder of radius r1 having cylindrical cavity of radius r2 is shown in the figure have the current density J downward. Current density आपको दिया हुआ है. So find the magnetic field. So current density के टर्म में आपको ये सवाल दिया है, तो हम लोग इसको लेके चलते हैं. एग्जाम्पल नंबर 13b. सवाल सबको क्लियर है? हाँ जी. Yes, sir. एग्जाम्पल 13b. ध्यान से देखना, ये हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैट में भी कर चुके हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट लगा है. तो मैं सवाल को यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ. हमारे पास एक जो है इनफाइनाइट सिलेंडर है. सो दिस इज द सिलेंडर ऑफ रेडियस r1 और इसमें करंट किधर जा रहा है? सो करंट इसमें अंदर की तरफ जा रहा है. तो मैं आपको स्ट्रक्चर बतलाऊं तो 3D स्ट्रक्चर आपको बतलाता हूँ. तो ऐसा मेरे पास सिलेंडर है और इसमें करंट हमारा ऐसे ही कर रहा है. यदि मैं इस साइड से देखूं, है ना, इस साइड से देखूं तो कैसा दिखलाई देगा? इसमें करंट कैसा जा रहा है? सो करंट इज क्रॉस. यस और नो? Yes, sir. इसी चीज को वहां पे दिखलाया गया है कि ऐसा एक सिलेंडर है जिसमें हमारा जो करंट है वो करंट डेंसिटी जे जो है वो फ्लो कर रहा है. क्लियर इतना बात? अब इसमें क्या बोला कि मैं इसी में जो है एक अलग सा एक कैविटी ले लेता हूँ, एक कैविटी बना देता हूँ, सिलेंड्रिकल कैविटी. एक यहाँ पे ऐसा सिलेंड्रिकल कैविटी इसी में रहे. पीछे तो करंट जाएगा नहीं. तो इस कैविटी को यहाँ पे दिखलाया गया है कुछ इस तरीके से. कुछ इस तरीके से कैविटी को दिखलाया गया है. let me- यहाँ पे टच है. तो ये R2 दिखलाई दे रहा है. यहाँ पे कैविटी है और इसका रेडियस दिया हुआ. मैं इसको थोड़ा ढंग से बना देता हूँ. और इसका रेडियस क्या दिया हुआ है? R2. तो ऐसा कुछ सिचुएशन आपको दिया गया है. आई थिंक सिचुएशन सबको क्लियर हो गया होगा. तो आपको पता है ना कि सिलेंडर के कारण कोई सिलिंड्रिकल या कोई वायर है. सो वायर के कारण कोई वायर है. सो वायर का कुछ तो एरिया होगा ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो इसके कारण एक्सटर्नल पॉइंट पे यदि r डिस्टेंस पे हो तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या होता है? यदि इसमें करंट आई जा रहा हो तो v नॉट आई बाई 2 पाई r. R. याद है? Yes, sir. हमने सिलेंडर के कारण निकाला भी है. सिलेंड्रिकल वायर में जो है आपका अंदर क्या होगा, बाहर क्या होगा, निकाला था ना. ग्राफ वगैरह सब कुछ प्लॉट किया हुआ है. Yes, sir. तो बस उसी कॉन्सेप्ट का यूज करें. तो यहाँ पे जो काम हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में कर रहे थे वही काम यहाँ पे करें. सो इस कैविटी को हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं? इस कैविटी को, इस सिचुएशन को हम लोग कैसे मैनिपुलेट करेंगे? तो इसको ऐसे मैनिपुलेट करेंगे कि मेरे पास एक सिलेंडर है, इस पूरे में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देयर इज नो कैविटी, है ना, और इसका रेडियस r1 है और प्लस देयर इज अ सिलेंडर और इसमें करंट कैसा है? डॉट है. और इसका रेडियस क्या है? r2. और इन दोनों को यदि हम क्लब कर दें तो ऐसा बन जाएगा. क्योंकि यदि यहाँ पे आता है तो इसमें क्रॉस है और इसमें डॉट है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा? नेट करंट 0. तो बन जाएगा कैविटी. यस और नो? Yes, sir. कैविटी वाले केस में ऐसे ही करते थे ना इलेक्ट्रोस्टैट में भी. इलेक्ट्रोस्टैट में आपका ऐसे आपका स्फीयर था, यहाँ पे कैविटी था और इसमें प्लस चार्ज था. तो हम लोग क्या करते थे? तो इसको हम लोग बोलते थे कि इसको दो सेक्शन में बांट लेते हैं. एक सेक्शन ऐसा हो जाएगा जिसमें सब जगह पॉजिटिव चार्ज है और प्लस एक छोटा सा यहाँ पे कैविटी ले लेते हैं जिसमें हमारा निगेटिव चार्ज है. और जैसे इस निगेटिव चार्ज को यहाँ पे उठा के लाते हैं तो यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही निगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दिस इज गोइंग टू बी न्यूट्रल. तो कैविटी क्रिएट हो जाएगा. ये वो एरिया है जहाँ पे कोई चार्ज नहीं है.
बात समझ में आ रही है ना? Yes, sir. सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी लगेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सो करंट के टर्म में हम लोग उसको डील कर रहे हैं। सो हम बोलेंगे कि एक में करंट जो है पेज के अंदर जा रहा है और एक में पेज के बाहर आ रहा है। तो जहाँ पे भी दोनों मिलेंगे वहाँ पे हमारा नेट करंट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके कारण जो तीन सिचुएशन में हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसके लिए हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं। So magnetic field due to this and magnetic field due to this means B1 plus B2 net B. Yes or no? Yes, sir. Yes. Good. So हम लोग केस वन डिस्कस करते हैं। केस वन, when your R is greater than R on the axis, ये भी इम्पोर्टेंट है, सब जगह नहीं। ऑन द एक्सिस, एक्सिस का मतलब इस वाले लाइन पे जहाँ पे दोनों का सेंटर लाई कर रहा है। किसी लाइन पे हम लोग कोई पॉइंट P लेते हैं एट अ डिस्टेंस R and this R is going to be greater than R1 और इस पॉइंट पे हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे सिलेंडर के कारण यहाँ पे निकालेंगे और इस वाले के कारण निकालेंगे। अब चूंकि इसमें करंट मेरा कैसा है, उल्टा है, तो इसका डायरेक्शन भी उल्टा होगा। So let me write B is equal to B1 plus B2. So what is B1? B1 का मतलब due to cylinder 1, due to the larger cylinder, due to the larger cylinder। मतलब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो लार्जर सिलेंडर है इसके कारण आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई R। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देखो तो ये क्रॉस है, मतलब इसमें करंट किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगा, इसके कारण, इस क्रॉस वाले के कारण क्या नीचे की तरफ होगा। इसमें ऐसे घूमेंगे, इस डायरेक्शन में घूमेंगे तभी तो मेरा करंट अंदर की तरफ जाएगा। स्क्रू को Yes, घुमाओ, sir. तो स्क्रू को घुमाने पे यदि आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तभी स्क्रू जो है वो पेज के अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू पेज के ऊपर आएगा। ये सर नो स्क्रू है आप लोगों के पास, Yes, sir. तो स्क्रू को घुमाया होगा आप लोगों ने, तो मैंने पहले ही बताया था कि स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाने पे वो पेज के अंदर जाता है और स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे पेज के बाहर आता है। तो इस डायरेक्शन को देखिए तो यहाँ पे कैसा आ रहा है, नीचे की तरफ, है ना। Yes, sir. और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कैसे आएगा, ऊपर की तरफ, यहाँ पे कैसे आएगा, इधर की तरफ, यहाँ पे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। Yes, sir. ठीक है। सो इस केस में इस पॉइंट पे देखें, सो पहले वाले जो बड़ा वाला सिलेंडर है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमारा नीचे होगा, छोटे वाले के कारण, इस छोटे वाले के कारण, इसमें तो हमारा डॉट है, सो वी हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन, तभी तो मेरा करंट इस डायरेक्शन में होगा ना, डॉट में। तो यहाँ पे देखिए तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाए, तो दिस इज आवर B2, दिस इज आवर B1। सो B2 यहाँ पे किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। और B2 का डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, तो बतलाएगा what is the distance, how we are going to calculate, let's say this distance, the center distance between this is L। क्या हो जाएगा, क्या ये R minus L. R माइनस एल हो जाएगा। तो हमारा B2 का फार्मूला क्या होगा, ड्यू टू द स्मॉलर सिलेंडर, B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई
2 पाई आर माइनस एल। अब डायरेक्शन का देखें, सो इफ दिस इज योर एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज योर वाई डायरेक्शन, सो v1 क्या हो जाएगा, माइनस जे, और v2 जे, नहीं, यस सर। v1 नीचे है तो माइनस जे, v2 ऊपर है तो प्लस जे। अब बात आती है हमें आई के टर्म, आई का वैल्यू क्या होगा। मैं i1 i2 भी कर देता हूँ, तो i1 है i2, बिकॉज हमें करंट डेंसिटी दिया हुआ है, करंट नहीं दिया हुआ। तो देखो इसमें पूरा करंट क्या होगा पहले वाले सिलेंडर में, इस वाले केस में, सो I इज इक्वल टू J इंटू ए, J इंटू ए, ए मतलब पाई R1 स्क्वायर, यस और नो। यस सर। और इस केस में I2 इज इक्वल टू J इंटू A2 कर लेते हैं, तो J इंटू पाई R2 स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? Yes, sir. तब इस वैल्यू को यहाँ पे रख लेना है और हमें B निकाल लेना है। मैं लिख रहा हूँ B, वेक्टर B इज इक्वल टू B1, सो म्यू नॉट I1 इज इक्वल टू J इंटू पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई R माइनस J प्लस म्यू नॉट I2 का मतलब J इंटू पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई R माइनस L J हैट। कोई तकलीफ किसी को? Yes, sir. देखो तो हमारे पास क्या कॉमन निकल जाएगा, म्यू नॉट J, दिस पाई कैंसिल, दिस पाई कैंसिल, so mu naught J by 2 we can take common, so mu naught J by 2, so this is R1 square by R, यहाँ पे देखेंगे तो R2 square by R minus L minus R1 square by R into J hat। ये माइनस था तो इसको मैंने लास्ट में कर लिया, ये प्लस था तो इसको कर लिया। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बतलाओ इस वाले केस में। So this is what is the magnetic field at point P when R is going to be greater than R1। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। हाँ जी, एनीवन? No, sir. सबको क्लियर है ना? अब केस 2 लेते हैं। सो केस 2 में क्या बोला है, ये सवाल ऐसे सवाल इसलिए होते हैं कि ताकि आपको जो है ना सारा वेरिएशन क्लियर हो जाए। सो हमारे पास केस 2 में बोला गया है कि मेरे पास अभी भी ऐसा एक सिलेंडर है और कैविटी अभी भी हमारे पास यहाँ पे है, जैसे R1, हाँ ओके, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन। अब बोल रहा है कि आपके पास एक पॉइंट पी जो है वो अंदर में है बट अपोजिट टू द कैविटी, दिस इज द पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमने बतलाया है कि किसी सिलेंडर में, ये भी दो ही केस में रहेगा वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ से किसी भी पॉइंट एक्स डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है सिलेंडर में, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, याद है आप लोगों को? कैसे निकालते थे, एम्पियर का लगा के इंटीग्रल ऑफ v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई मतलब ये जो आपका इसके अंदर में जो करंट जा रहा है, तो आई इनक्लोज्ड।
सो बी डॉट डी को क्या लिखेंगे, बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट, और आई इंक्लूड, यदि मेरा करंट डेंसिटी यहाँ पे जे दिया हुआ है, सो जे इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इस लूप के अंदर में तो मेरा इतना ही करंट रहेगा, यही एरिया होगा ना, पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर इंटू जे। कोई तकलीफ किसी को इसमें? नो सर। ये ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं। सो बी का वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट जे, आर भी कटेगा, म्यू नॉट जे बाई 2 इंटू आर, ये हो जाएगा बी 1। हो जाएगा क्या? यस सर। दिस डिस्टेंस इज योर एल। अब इसके लिए दूसरे केस के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे कैविटी है, और कैविटी से ये डिस्टेंस है, यहाँ पे एक पॉइंट है, वो ये डिस्टेंस आर है, और ये डिस्टेंस कितना है, एल। यही है ना सिचुएशन। और इसमें मेरा करंट कैसा है, डॉट करंट है, और इसमें क्रॉस है, तो क्रॉस में कैसा हो जाएगा, अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया था कि लेफ्ट साइड में कैसा होगा, इसके कारण यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे मेरा जो बी फील्ड है, वो बी फील्ड कैसा होगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमने नीचे की तरफ निकाला था, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी 1, और इसके कारण कैसा होगा यहाँ पे, नीचे की तरफ बी 2 होगा। यस सर। मैं हैट लगा सकता हूँ। यस सर। बी 2 के लिए थोड़ा देखो आप, बी 2 के लिए तो एक्सटर्नल पॉइंट ही है, इस वाले सिलेंडर के लिए तो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, बी 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। अब ये इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है इसका, सो दिस इज आर एंड दिस इज एल, सो दिस डिस्टेंस इज आर प्लस एल। यस और नो? किसी को कोई तकलीफ हो रही है तो बतलाते जाना, सबका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब इसमें करंट हमने ऊपर में भी निकाला था, क्या लिखेंगे यहाँ पे, म्यू नॉट जे इंटू पाई R2 स्क्वायर बाई 2 पाई आर प्लस एल माइनस जे है। ये B2 निकल गया, और ये B1 निकल गया। So what is net B at this point P? So net B is nothing but B1 plus B2, and if I'm going to substitute the value, so this is mu naught J by 2R J hat plus mu naught J R2 square by 2R plus L minus J hat. Clear? कुछ कॉमन हो जाएगा क्या, तो म्यू नॉट J by 2 कॉमन हो जाएगा, म्यू नॉट J by 2 R plus R2 square by R plus L, not plus, this is going to be minus J hat। हाँ जी, देख लो, किसी को कोई कंफ्यूजन है कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में पूछ लो, कहीं पे कोई बात नहीं समझ में आई हो आप पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है? यस सर। हाँ जी, सबका रिस्पांस नहीं आ रहा है, यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें? नो कंफ्यूजन नहीं है सर। तो हम केस 3 की तरफ बढ़ेंगे, तीसरा केस, कैविटी के अंदर का कोई पॉइंट। मैं उसका डायग्राम थोड़ा और बड़ा लूंगा। तो चलिए केस 3 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो तीसरे केस में बात करते हैं।
case 3, when point lies inside the cavity. मैं इसमें एक बड़ा सा डायग्राम देता हूँ, थोड़ा बड़ा सा सिलेंडर बनाऊंगा क्योंकि डायग्राम हमें थोड़ा बनाना पड़ेगा। किसी को दिक्कत नहीं है ना डायग्राम बनाने में? तो डायग्राम बनाने में भी दिक्कत आ रही है। क्लियर? और इसमें करंट मेरा क्रॉस है, मैं ज़्यादा गंदा नहीं करूँगा, और यहाँ पे मेरा करंट डॉट है। ठीक है ना? अब हमारे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ पे है? कैविटी के अंदर में कहीं पे भी पॉइंट है। लेट्स से दिस इज द पॉइंट P. Let's call this as O. This is called as O prime, and this distance we have given as L. ऐसा पॉइंट को अगर डायग्राम में कहीं भी ले सकते हो। So let's call this as R1 and the distance of this point as R2. Let's call this theta as theta 1 and this as theta 2. क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में? हाँ जी, आवाज जा रही है ना? Yes, sir. हाँ, आप लोग शांत हो जाते तो मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ। देखो मैं इसको दो सेक्शन में बांट रहा हूँ इस पॉइंट पी पे निकालने के लिए। तो ये भी आपका सेम वैसा ही है जैसा ऊपर में किया था, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, ये जो पॉइंट पी है ये दोनों के लिए इनसाइड पॉइंट होगा। कैसे? तो मैं इसके कारण बड़ा वाला जो क्रॉस वाला है, मैं यहाँ पे ये क्रॉस वाला लेता हूँ, तो क्रॉस वाले के कारण यहाँ पे जो पॉइंट है, दिस इज O, दिस इज P, दिस इज R1, दिस इज थीटा 1, यही है ना? तो यहाँ पे इसके कारण जो हमारा B होगा वो B कैसा होगा? इसके परपेंडिकुलर। ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान देने की बात है ना? तो यहाँ पे चूंकि क्रॉस है, द डायरेक्शन ऑफ B इज दिस डायरेक्शन। यस और नो? B1, अरे यस और नो? Yes, sir. थोड़ा रिस्पॉन्स करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग कनेक्टेड हो। मैं यहाँ पे थोड़ा ज्योमेट्री लगा रहा हूँ। So let's say this is P and this is let's say Q. So what is PQ? देखो तो लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल ले लें, OPQ ले लें। So is this going to be R1 sin theta 1? Yes, लिख sir. सकते हैं। और यदि हम राइट साइड वाला ले लें O प्राइम PQ, तो क्या होगा, किसके बराबर होगा ये? R2 sin थीटा 2। मतलब R1 थीटा 1 और R2 थीटा 2 के टर्म ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. PQ इज इक्वल टू, या तो मैं लिख लूँ R1 sin थीटा 1 या तो मैं लिख लूँ R2 sin थीटा 2। तो कहने का मतलब ये है कि R1 sin थीटा 1 और R2 sin थीटा 2 दोनों क्या है? बराबर है। तो, Yes, sir. और यदि मैं ओ ओ प्राइम की बात करूँ, तो ओ ओ प्राइम को क्या मैं ओ क्यू प्लस क्यू ओ प्राइम लिख सकता हूँ? दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ।
ये वाला Yes, लाइन sir. हो जाएगा ओ क्यू प्लस क्यू ओ, देख सकते हैं ना। और ओ क्यू क्या हो Yes, sir. जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी R1 cos थीटा 1 और प्लस R2 cos थीटा 2। देख लो एक बार डायग्राम, Yes, sir. देख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. ओ क्यू इज गोइंग टू बी R1 cos थीटा 1 और ओ प्राइम क्यू इज गोइंग टू बी R2 cos थीटा 2। तो हमारा नेट ओ प्राइम जो है वो इतना है। इन दोनों रिजल्ट को हम आगे यूज करने वाले हैं। तो ओ प्राइम का मतलब क्या हो गया, एल। Yes, sir. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे इसके कारण तो ये B1 हो गया। तो B1 का क्या दो कंपोनेंट होगा, B1H और B1V, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, H फॉर हॉरिजॉन्टल और V फॉर वर्टिकल। तो देखो यहाँ पे अब एंगल कैसे दिखलाएंगे, सो दिस इज थीटा 1, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा 1 हो जाएगा। Yes, sir. ये ज्योमेट्री की बात है, चलो मैं बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको ये एंगल भी क्लियर हो जाए। So this is the direction of our B. This angle is theta 1. This angle is going to be 90 degree. और मैंने यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचा है और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है और मैंने इस एंगल को बोला है थीटा 1। निकालते हैं कितना होगा। If this is theta 1, so this angle is 90. So how much this one? 90 minus theta 1. This angle is your 90. So how much this angle? Theta 1. Yes or no? Yes, sir. क्लियर है ना। Yes. Clear है ना? Yes, sir. तब यहाँ पे यदि हम कंपोनेंट लें तो इसका B1 का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे B1 साइन थीटा 1, कोई दिक्कत। और नीचे में वर्टिकल में B1 cos थीटा 1। अरे हाँ की ना। Yes, sir. Yes, sir. और B1 का मैग्नीट्यूड आप जानते हो कि यहाँ से भी R डिस्टेंस पे है और ये इंटीरियर पॉइंट है। सो B1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, B1 का यदि हम मैग्नीट्यूड लिखें, व्हाट इज B1, बोलो बोलो बोलो। अभी ऊपर में निकाला था, देखो जे के टर्म में यहाँ पे निकाला था कि R डिस्टेंस पे फॉर्मूला क्या होगा, क्या ये होगा म्यू नॉट J बाई 2 इंटू आर। अभी आर हमारा क्या है, R1 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट J बाई 2 इंटू R1 मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत No, sir. नहीं ना। तो मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ वैल्यू B1H, B1H मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, B1H। So this is going to be mu naught J R1 by 2 I hat, if this direction is your x axis and this direction is your y axis। कोई दिक्कत। तो B1H मेरा क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, किसी को तकलीफ नहीं है ना। No, sir. No, sir. और ऐसे ही लिखेंगे B1 वर्टिकल, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नो 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 नो, कैसे सही है, सब हाँ में हाँ बोल दिया। ये तो B1 का वैल्यू हुआ ना, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B1 sin थीटा 1।
यहाँ में हाँ मिलाओगे तो कैसे काम चलेगा? अब ठीक है, ये होगा ना? b1 sin थीटा वन, so this is the b1 into sin थीटा वन, so b1 लिख दिया म्यू नॉट जे आर वन बाई टू sin थीटा वन आई है, और वर्टिकल में क्या है? म्यू नॉट जे आर वन बाई टू cos थीटा वन, और डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ, so this is going to be माइनस। किसी को कोई दिक्कत है तो बतलाओ इसमें, सिंपल सा केवल दो भाग लिखी हुई है, तो दिक्कत नहीं है ना? नो सर। Yes. चलिए अब इसके कारण देखते हैं, ये जो छोटा वाला कैविटी है, कैविटी वाले के कारण। सो कैविटी मेरा कैसा है? सो दिस इज द कैविटी, और कैविटी का सेंटर ये है, इसका रेडियस है R2, और इसमें ये पॉइंट, दिस इज योर x डायरेक्शन, obviously we have given this distance as R2 and this angle is theta, और इसमें करंट कैसा है हमारा? डॉट। तो इसमें देखो तुम्हारा बी फील्ड यहाँ पी पे कैसा होगा? क्या यहाँ पे मेरा बी फील्ड इस डायरेक्शन में होगा? क्योंकि इसमें डॉट है, तो डॉट में हमें ऐसा घूमना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे डॉट आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा। यस। हाँ जी, सबको क्लियर आ रहा है? Yes, sir. सब थोड़ा सा यहाँ पे मैं फिर से इसको थोड़ा इनलार्ज करके बना रहा हूँ ताकि ज्योमेट्री में आप लोग को दिक्कत ना हो। So this point is O prime, this point is your P, this distance is your R2, and this is B2। चलिए हम फिर से यहाँ पे आए हैं, so we are going to take vertical component and we have horizontal component. So this is B1V, not B1V, this is B2V, B2V, and this is B2H. Yes or no? This Yes. angle is theta 2. So again, this angle is theta 2. सेम वही ऊपर वाला प्रिंसिपल। सो B2H हमारा क्या हो जाएगा? देखो तो, B2 sin थीटा 2, और ये क्या हो जाएगा? B2 cos थीटा 2। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो चलो B2 का वैल्यू देखते हैं। सो B2 भी इसका इंटीरियर पॉइंट है ना? अरे हाँ कि ना? यस तो सर। B2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? वही वाला फॉर्मूला लगेगा, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट J बाई 2 R2 होगा यहाँ पे, वहाँ पे R1 था तो यहाँ पे R2 होगा, क्योंकि J दोनों में सेम है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। सो B2H क्या हो जाएगा? म्यू नॉट J बाई 2 R2 और साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 डायरेक्शन किधर है? एक्स इधर है, दिस इज माइनस आई हैट। कोई दिक्कत? ऐसे ही यदि हम B2V निकालें तो म्यू नॉट J बाई 2 R2 cos थीटा 2, और इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, सो दिस इज माइनस J। कोई तकलीफ?
नहीं ना। नो सर। सो नेट बी यदि हम लिखना चाहें, सो नेट बी इज नथिंग बट B1 प्लस B2, और B1 को लिख सकते हैं हम लोग B1 हॉरिजेंटल प्लस B1 वर्टिकल। ऐसे ही हम B2 को भी लिख सकते हैं B1 हॉरिजेंटल प्लस B2 हॉरिजेंटल B2 B। लिख सकते हैं क्या? देख लो, Yes, sir. लिख सकते हैं ना हॉरिजेंटल और वर्टिकल के टर्म में। आप सारा वैल्यू रख सकते हैं। सो B1 हॉरिजेंटल, B1 हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल B1 हॉरिजेंटल म्यू नॉट J R1 by 2 म्यू नॉट J R1 sin थीटा 1 by 2 आई हैट और माइनस आई हैट प्लस म्यू नॉट J R1 cos थीटा 1 by 2 माइनस J हैट, ये है ना, म्यू नॉट J R1 by 2 cos थीटा 1 यस सर। माइनस J हैट। B1 भी रख दिया। अब B2 हॉरिजेंटल रखते हैं तो सब कुछ सेम रहेगा। म्यू नॉट J, अब R1 की जगह R2 होगा, थीटा 1 की जगह थीटा 2 हो जाएगा बाय 2। और डायरेक्शन क्या है इसका? माइनस आई हैट माइनस जे हैट। सो दिस इज माइनस आई हैट और प्लस म्यू नॉट J R2 cos थीटा 2 बाय 2 माइनस जे हैट। किसी को कोई तकलीफ है यहाँ तक तो बतलाओ। नहीं ना। नो सर। अब आई हैट वाले को एक साथ, जे हैट वाले को एक साथ कर लेते हैं। देखो तो आई हैट वाले में कुछ कॉमन होगा क्या? एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। म्यू नॉट J बाई टू, म्यू नॉट J बाई टू दोनों में है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ म्यू नॉट J बाई टू। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पे होगा R1 साइन थीटा 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस R2 साइन थीटा 2। आई हैट जे हैट कर लेते हैं, दोनों में माइनस है तो माइनस कर लेते हैं पहले ही। म्यू नॉट J बाई टू कॉमन लेंगे तो बचेगा R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2 J है। यस और नो देख लो। ये माइनस वाला मैंने पहले ही ले लिया दोनों में से कॉमन, तो माइनस पहले आ गया और दोनों की ऐड हो जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नहीं है ना? नो सर। क्या है किसी को? यदि नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर आते हैं। मैंने एक बात लिखा था यहाँ पे, देखो R1 साइन थीटा 1 जो है वो किसके बराबर है? R2 साइन थीटा के बराबर है, R2 साइन थीटा 2 के बराबर है। यस सर। R1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू R2 साइन थीटा 2। फिर हम नीचे आकर देखते हैं और अपने एक्सप्रेशन में चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे R1 साइन थीटा 1 माइनस R2 साइन थीटा 2 क्या मिलेगा? ये जीरो। जीरो हो जाएगा। तो ये वाला टर्म मेरा क्या हो जाएगा? दिस टर्म इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो। और देखो यहाँ पे है R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2। R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2 क्या है? L। यस सर। तो क्या हम उसको L लिख सकते हैं? तो मेरे पास नेट जो B आएगा, नेट B क्या आ जाएगा? So this is minus mu naught J, this value is going to be L. So this is L by 2 and this is going to be J hat. Yes or no? Yes, sir. क्या ये कांस्टेंट है? क्या ये R1 R2 किस पे डिपेंड कर रहा है? नो सर। So this is going to be independent. यहाँ से एक नोट पॉइंट हम लोग क्या निकाल सकते हैं?
जिस पे आपको असर्शन रीजन का सवाल पूछा जाता है कि यदि एक ऐसा सिलेंडर हो और इसके अंदर में एक कैविटी हमने बना दिया, तो इस कैविटी के अंदर में आप कोई भी पॉइंट ले लो, इस कैविटी के अंदर में आप कोई भी पॉइंट ले लो, everywhere you are going to get the value of b is in this direction because this is minus of j hat, so इस डायरेक्शन में होगा and the magnitude of this is going to be that, चाहे वो ये पॉइंट हो, चाहे वो ये पॉइंट हो, चाहे वो ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, तो इस पूरे वॉल्यूम में या पूरे एरिया में जो बी होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड होगा। और हर एक पॉइंट पे इसका जो बी का वैल्यू क्या होगा, वी नॉट जे एल बाई टू। क्लियर है सबको? तो कहने का मतलब है कि कैविटी के अंदर में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। बाकी सब जगह पे आप देखोगे सो दैट वैल्यू आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ आर। तो दूसरे केस, बाकी सब केसेस में पहले वाले केस में देखते हैं, देखो यहाँ पे आर पे डिपेंड कर रहा है ना, Yes, sir. जैसे जैसे आर होगा तो ये वेरिएबल का केस है। केस वन में भी जाते हैं, तो केस वन में भी देखेंगे इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन आर कि आपने पॉइंट कहाँ पे लिया है। बट यदि सबसे सबसे लास्ट वाले पॉइंट केस में आते हैं, तो उसमें कहीं हमारा एक्सप्रेशन में आर आया ही नहीं, मतलब आर वन और आर टू कहीं आया ही नहीं। तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर वन और आर टू, मतलब आपने पॉइंट कहाँ पे लिया है कैविटी के अंदर में, इस पे कोई आपका जो है डिपेंडेंसी नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कैविटी में आप कोई भी पॉइंट ले, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है ना कि कैविटी के अंदर में भैया मैंने ये पॉइंट लिया है पी, ऊपर बताइए, कैविटी के अंदर में हमने पॉइंट पी लिया है जो इसके सेंटर से आर वन डिस्टेंस पे है और इसके सेंटर से आर टू डिस्टेंस पे है। बट हमारा जो रिजल्ट है वो इस आर वन और आर टू पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो कहने का मतलब है कि ये पॉइंट ले लो तो यहाँ पे भी सेम होगा, क्योंकि आर वन आर टू से मतलब ही नहीं है आपको, तो किससे मतलब है, एल से मतलब है, और एल आपका चेंज करने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों का सेंटर तो फिक्स है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. कुछ ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनते हैं और पूछे भी गए हुए हैं। आप आईआईटी मेंस का सवाल उठाओ, आईआईटी एडवांस का सवाल उठाओ, तो उसमें ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। या इनफैक्ट किसी भी तरह का कोई यदि टेस्ट सीरीज भी होता है किसी का, कोई भी आपका सेट करता पेपर, तो ऐसे सवाल बनाए जाते हैं काफी जो है ना, स्टैंडर्ड ये सवाल है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैट में भी आप लोगों को देखने को मिला होगा, कैविटी वाला सवाल किया था ना हम लोगों ने Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैट में। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, वहां भी प्रूव किया था हमने। किसी कैविटी के अंदर में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है, तो उसका हमने मैग्नीट्यूड भी वहां पे निकाला था। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में भी सेम रिजल्ट आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में भी कैविटी के अंदर में हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, यदि मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, सबको बातें समझ में आ रही है ना? Yes, sir. देखो ये सारा रिजल्ट है, घर पे इसको खुद से एक आध दो बार जरूर कीजिएगा, नहीं कीजिएगा बातें क्लियर नहीं होंगी। रही बात डायरेक्शन की, तो साथ में एक स्क्रू भी रख लीजिएगा, स्क्रू को घुमा घुमा के एक पतला सा पेपर में स्क्रू को आप जो है ना लगा दीजिएगा, और स्क्रू को आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आप स्क्रू के मूवमेंट को देख सकते हैं। या फिर पीछे का जो प्रीवियस क्लास है जहाँ पे मैंने स्क्रू मूवमेंट के बेसिस पे बतलाया था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उसको रिवाइज कर लीजिए। दूसरा जो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड, तो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो अभी हम लोगों ने सीप के कारण किया था ना, देखो वही एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया, और जानते हैं हम लोग कि अंदर में बी फील्ड यूनिफॉर्म होता है, यहाँ पे बी क्या होता है, जीरो होता है, यहाँ पे डीएल है।
तो बी इधर होगा तो 90 डिग्री तो 0। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। और यहाँ पे यदि आप देख लो कि एक वायर में करंट आई जा रहा है और यहाँ पे डेंसिटी वायर का एन है पर यूनिट लेंथ, द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन था। याद आ रहा है सबको कि नहीं? Yes, sir. तो इसमें टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे, एन टर्न, एन आपका पर यूनिट में है और लेंथ लिया एन। So total number of turns in this loop is going to be n into L. Yes, sir. वही सीट वाला काम कर रहा है। यहाँ पे B जो है वो 0 है, यहाँ पे B मेरा यूनिफॉर्म होता है, वो इस डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे B तो होगा बट इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे तो B 0 होगा, यहाँ पे भी B 0 होगा और यहाँ पे B हमारा इस डायरेक्शन में होगा। और यदि हम इसमें लूप में घूमते हैं तो ऐसे घूम जाते हैं। सो इस वाले सेक्शन में देखोगे, इस वाले सेक्शन में देखोगे, सो वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो लोअर हाफ में आप इस हाफ में देखोगे, सो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे बी डॉट डी एल जो है वो क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ तो बी ही 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी सेम चीज, डी एल ऊपर तो एंगल 90 डिग्री, तो बी डॉट डी एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ तो बी ही 0 है, सो बी डॉट डी एल का वैल्यू 0 होगा। मेरे को बचेगा कहाँ पे, केवल इस सेक्शन में। तो इस सेक्शन में डीएल ऐसा है, सो बी डॉट डीएल का वैल्यू हो जाएगा सिंपली बी इंटू एल, इफ दिस लेंथ इज योर एल। ये लेंथ हमारा एल है और आपको दिया गया है कि इसमें करंट डेंसिटी यदि आपका, सॉरी करंट डेंसिटी बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यदि यहाँ पे एन दिया हुआ है सॉरी, तो हमने एल लेंथ लिया हुआ है इस सोलेनोइड का, तो इसमें कितने टोटल टर्न्स रहेंगे। तो बोला गया कि देखो बच्चे, यूनिट लेंथ में एन टर्न्स हैं, इसलिए एल लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, एनएल टर्न्स होंगे। और एक वायर से यदि करंट आई जाता है, सो एनएल वायर से करंट कितना जाएगा, एनएल आई। यस और नो, मतलब इस वायर के अंदर में, इस लूप के अंदर में जो मेरा ये टोटल करंट है वो कितना है, एनएल आई। सो दिस इज व्हाट इज द करंट इन फ्लो। सबको क्लियर है, या मैं इसको कैलकुलेट करके बतला दूं प्लेन पेपर पे। Clear. नहीं क्लियर है तो मैं प्लेन पेपर पे भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यदि यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं प्लेन पेपर पे डिस्कस कर सकता हूँ। हाँ जी, क्या बोलते हो सब लोग। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड। तो यदि सोलेनोइड का स्ट्रक्चर आप लोग को पता होगा, तो यदि हम उसको बीच से काट दें, तो बहुत बार बना चुके हैं हम लोग, तो कुछ इस टाइप से आपको सेक्शन दिखेगा, है ना। तो इसमें से यदि करंट बाहर आ रहा है तो इसमें से करंट क्या जाएगा, अंदर जाएगा। याद है ना ये सब चीज। और इसके अंदर में कहीं पे भी जो भी है वो हम लोग मान के चलते हैं कि यूनिफॉर्म। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप ले रहा हूँ और इसमें ऐसे डायरेक्शन में दे देता हूँ लूप का। यहाँ पे बाहर में बी 0 होता है। अब इसी में मैं एम्पीरियन जो है एम्पीरियन लॉ लगाऊंगा। तो एम्पियर्स लॉ लगाने से क्या होगा हमारा, जैसे इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई
इनक्लोज। अब इस वायर में ये ऐसे सोलेनॉइड हम बनाते हैं और इसमें ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं ना, दिस इज द लूपिंग। सो इसमें हम लोग बोलते हैं कि यूनिट लेंथ में मेरे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n। तो यदि मैं यहाँ पे l लेंथ ले लूँ, सो l लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे, nl। तो nl डॉट्स यहाँ पे मेरे को दिखलाई देंगे l लेंथ में, और एक वायर से करंट कितना जा रहा है, I। सो टोटल करंट कितना जाएगा, nl I। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. और यहाँ पे देखेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर डीएल। नाम दे दो ए बी सी डी। जो मैं लेफ्ट साइड लिख देता हूँ, बी डॉट डी एल, जो पूरा लूप में, सो इसको लिखेंगे ए बी। वही पुराना वाला, कोई नया बात बिल्कुल भी नहीं है। बी सी हो गया, सी डी, सी डी के बाद डी एल। दिस लेंथ इज योर एल। तो देखो ए बी में the angle between B and DL is 0 degree, so simply this is going to be B DL। मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, B DL प्लस B डॉट DL। तो यहाँ पे B आपका हॉरिजेंटल है और DL हमारा वर्टिकल, so this angle is 90 degree, so this value is going to be 0। प्लस CD यहाँ तो B ही 0 है, so this value is 0। फिर उसके बाद DA, so DA में यहाँ पे B 0 है और यहाँ पे B जो है आपका परपेंडिकुलर है DL के। सो इस वाले पोर्शन में बी जीरो होने के कारण जीरो होगा और यहाँ पे 90 होने के कारण जीरो होगा, तो ये वैल्यू मेरा आएगा जीरो। सो बी डॉट डी एल की बात करें ए बी सेक्शन में, सो दिस इज नथिंग बट बी इंटू एच। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? सबको क्लियर है No, ना? sir. अब Yes, इसमें sir. एम्पियर्स का लगाते हैं, दिस इज गोइंग टू बी लेफ्ट साइड, दिस इज बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज कितना होगा, अभी हमने लिखा था यहाँ पे एन एल इंटू आई, एन एल आई। So this L cancel out. So B is equal to V naught N। क्या हमने पहले भी प्रूफ कर रखा है? सोलेनॉइड के Yes, अंदर में जो Yes, sir. हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है कितना होता है? B is equal to V naught Ni। कौन से केस में? दो सोलेनॉइड हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक आइडियल सोलेनॉइड था और एक रियल सोलेनॉइड। याद Real आ रहा है man. सबको? सब ग्राफ वगैरह सब कुछ किया था। आई थिंक एक हफ्ते हो गए हैं, इसलिए आप लोगों ने भी छोड़ दिया होगा। रिवाइज जिन्होंने नहीं किया है वो Ideal रिवाइज जरूर solenoid, करें। sir. हाँ जी, एक आइडियल सोलेनॉइड था और एक रियल सोलेनॉइड था। तो ये कौन सा केस है? Ideal. यस, ये आइडियल सोलेनॉइड का केस है। आपको ग्राफ शायद आप लोग को याद होगा, मैंने ऐसा कुछ बनाया था, याद है? Yes, B का, sir. so we are Yes, sir. treating this as uniform means constant B। और रियल में कैसा ग्राफ था? कुछ इस टाइप का ग्राफ था। Yes, sir. तो रियल में आपका बी जो है वो अंदर में यूनिफॉर्म नहीं होता, वो चेंज करता है। बट हम लोग बात करेंगे किसकी? आइडियल कंडीशन। सो आइडियल में हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा जो है सोलेनॉइड के अंदर में बी जो है वो यूनिफॉर्म होता है। क्लियर सबको? yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो यहाँ पे एक्चुअली जो है हम लोगों ने बी फील्ड निकालना सीख लिया। टोरॉइड के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको हम लोग ऑलरेडी इनफाइनाइट सीट वाला कर चुके हैं ना, याद है? ऑलरेडी मैं पहले ही सवाल भी कर चुका हूँ। अब ये सवाल एक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ, बड़ा सिंपल सा सवाल। तो मान लिया कि इसमें करंट जो है यहाँ से है, तो करंट आई जाए। तो सवाल थोड़ा देखते हैं।
3 आइडेंटिकल लॉन्ग सोलेनॉइड PQR, एक सोलेनॉइड ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों आइडेंटिकल are connected to each other as shown in the figure. If the magnetic field at the center of P के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 2 टेस्ला, what would be the field at the center of Q? बोल रहा है कि इसके सेंटर पे मेरे को B बदलाव कितना होगा. Assume that the field due to any solenoid is confined within the volume of that solenoid only. बोला है कि देखो भैया, सोलेनॉइड के कारण जो भी बी फील्ड होगा वो सोलेनॉइड के इंटीरियर वॉल्यूम में ही इंक्लूड होगा, बाहर में नहीं होगा. मतलब ये किस सिचुएशन की बात कर रहा है? आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा है. अब ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो मान लिया कि इसमें करंट यदि आई जा रहा होगा तो पी के सेंटर पे मेरा बी फील्ड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई. यस और नो? Yes, sir. होगा. अब देखो यहाँ से यदि करंट अभी आई तो जाएगा ना इधर. अब ये भी आइडेंटिकल, ये भी आइडेंटिकल, तो आई क्या हो जाएगा? टूट जाएगा. I/2 और I/2 आधा आधा. हाँ कि Yes. ना. तो इस सोलेनॉइड में कितना करंट जा रहा है? I/2. तो यहाँ पे मेरा बी क्यू क्या लिखेंगे? म्यू नॉट, क्योंकि आइडेंटिकल है तो एन सेम होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इज गोइंग टू बी सेम, क्योंकि दोनों कैसे हैं? तीनों के तीनों आइडेंटिकल हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स भी तीनों में सेम हो गए क्योंकि आइडेंटिकल हैं. सो म्यू नॉट एन I/2, क्योंकि इसमें करंट कितना जा रहा है? I/2. अरे हाँ कि ना. Yes. और यहाँ पे ये बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है इसके सेंटर पे? 2 टेस्ला. सो दिस इज नथिंग बट 2 टेस्ला. हाँ जी. यूनिट एन आई का वैल्यू कितना है? 2. सो दिस इज गोइंग टू बी 2/2, 1 टेस्ला. तो इसके सेंटर पे बी फील्ड कितना होगा? 1 टेस्ला. क्लियर है? Yes, sir. तो कुछ इस Yes, टाइप sir. से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे कि करंट यदि आपका जो है ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी जो आपका वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है? करंट पे, क्योंकि यही तो हम लोग निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. सो करंट फ्लो करने के कारण जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होता है. तो करंट यदि हम चेंज करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगा. बात समझ में आई? Yes, sir. अब आगे में भी हम लोग देखेंगे सोलेनॉइड का कि यदि आइडेंटिकल ना हो, है ना, यदि तीनों के तीनों सोलेनॉइड यहाँ पे तो आइडेंटिकल दिया हुआ है ना, यदि आइडेंटिकल सोलेनॉइड ना हो तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यदि अलग है, इसका कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है, तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड, वो हम लोग आगे के सेक्शंस में देखेंगे. ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा वेक्टर पे डिपेंड करता है. क्योंकि हम लोगों ने अभी तक में क्या देखा, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम लोगों ने क्या देखा है? तो जो स्टार्ट किया था, मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या किया और कैसे हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को स्टार्ट किया. तो इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था कि बायोट सावर्ट साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें जो है आपका एक चार्ज पार्टिकल को किसी करंट कैरिंग वायर के पास रखा हुआ था. तो वहां पे उस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था. ठीक है. और जैसे ही उस चार्ज को थोड़ा सा वेलोसिटी दिया गया तो उस पर एक फोर्स लगने लगा. और ये जो घटना घटी, सो ये घटना को एक्सप्लेन करने के लिए बायोट साहब ने कहा कि यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावे कोई जो है इसके इसको छोड़ के कोई दूसरा फील्ड एग्जिस्ट करता है. तो उस फील्ड को नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड. फिर एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक लाइन ऐसा मिला, एक डायरेक्शन ऐसा मिला जहाँ पे हमारा जो है वो चार्ज डिफ्लेक्ट नहीं होता है.
और उसी डायरेक्शन को बोला गया कि दिस इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। याद आ रहा है सबको? Yes. तो उस मैग्नेटिक फील्ड को उस वायर के कारण वहां पे ये अज्यूम किया गया कि इस वायर में करंट जा रहा है, तो इसके कारण किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो हमारा अभी तक का जो सेक्शन था वो इसी पे चल रहा था कि किसी भी वायर में अलग अलग शेप्स के होंगे, सो उनमें यदि करंट हम फ्लो कराएं तो उसके कारण किसी भी लोकेशन पे हमारा बी फील्ड क्या होगा। सो करंट कैरिंग वायर के कारण जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों ने इस पूरे सेक्शन में अभी तक हमने क्या सीखा है कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट में किया था कि किसी चार्ज के कारण जो है वो कहाँ पे इलेक्ट्रिक किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। अब वो चार्ज आपका क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज है या डिस्क्रीट चार्ज है, तो अलग अलग शेप और साइज के कारण हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया। ठीक है, दूसरी बात फिर हम लोगों ने उसमें भी क्या किया था कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखा जाए तो उस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स लगाता है। जब फोर्स लगाएगा तो चार्ज एक्सेलरेट होगा, तो चार्ज का मोशन होगा। तो अगला जो सेक्शन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी मेरे पास दिया हुआ है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने चार्ज को रखा तो उस पर फोर्स लगा और उस फोर्स के कारण चार्ज का मूवमेंट हो गया। तो वहां पे अब चार्ज के मूवमेंट मतलब चार्ज के मोशन की बात करते हैं। क्लियर? तो वैसे ही सेम लाइन पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में भी करेंगे। तो पहला सेक्शन हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में किसी भी पॉइंट पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब अगला जो सेक्शन होगा कि हमारे पास स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और उस मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम किसी चार्ज को थ्रो करते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट कैसे होगा और उसमें क्या क्या जो है वो वेरिएबल्स होंगे और हम लोग क्या क्या उसमें कैलकुलेट करेंगे। बातें समझ में आ गई? यस। yes, सो स्पेस में अभी और उसके बाद एक सेक्शन और आगे बढ़ेंगे कि स्पेस में अभी जो बात करें वो अलग अलग की इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह है, एक जगह मैग्नेटिक फील्ड है। कोई ऐसा स्पेस होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। यदि वैसी जगह पे हम लोग किसी चार्ज को थ्रो करते हैं तो उसका मूवमेंट कैसा होगा। तो इस चीज को लेंज साहब ने जो है वो वेरीफाई किया था, उसको बोलते हैं हम लोग लेंज लॉ। यहाँ पे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और ऐसे फील्ड में हम लोग किसी चार्ज को थ्रो करते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल का मोशन जो है, उस चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा उसको लेंज साहब ने एक्सप्लेन किया था विद द फार्मूला लेंज लॉ। क्लियर है? तो अगला सेक्शन का हमारा डिस्कशन होगा। पहले हम लोग सेक्शन में बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में पहले हम चार्ज को थ्रो करके देखेंगे कि चार्ज का मूवमेंट कैसा होगा और उसके बाद फिर हम लोग क्लब करेंगे, लेंज लॉ साहब को लेके आएंगे और वहां से हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो तो उस केस में यदि हम चार्ज को थ्रो करते हैं तो उसका फोर्स क्या होगा, उसका मोशन वगैरह कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो आपका 11th वाला जो मोशन वाला जो केस है वो यहाँ भी हमारा वैलिड होगा। बात समझ में आ रही है ना? So next class में we are going to discuss magnetic force on moving charge। तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।